इसमें समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद उत्तल दर्पण प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, उसमें एक ही तरीके से बताएंगे, इसमें दो तरीके से। हाँ, और जो पहली विधियाँ बनाए ना उससे एकदम इजी है, ये उससे आसान है, वो इसलिए इसको बता रहे। गोलीय दर्पण फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध, और पहला हो गया आपका अवतल दर्पण। तो आपको पहले ही बता दिया गया है ना, कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के क्या होता है, दोगुनी होता है। यानी 2f इज इक्वल टू आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से यदि f का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, r/2। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में है तो सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया ध्रुव, ठीक है, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को भेज रहे थे जो दर्पण से टकरा के और कहाँ से चला गया, मुख्य फोकस से। इस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश की किरण का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद यहाँ पे डाल देते हैं हम अभिलंब। अभिलंब का मतलब लंब, ठीक है, ये डाल देते हैं A और ये लिख देते हैं B। ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है ना वृत्त की परिधि पर हमेशा लंब होती है। ठीक है, ये है वृत्त, और यहाँ की इसकी वक्रता त्रिज्या, ये हमेशा वृत्त की परिधि पर लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी वक्रता त्रिज्या ही है ना। यहाँ से जब B बिंदु F पर पहुँच जाएगा तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो वृत्त की परिधि पर लंब होती है, ये अभिलंब हो गया, है कि नहीं। तो इसके हिसाब से अब ये जो होगा आपका एंगल I हो जाएगा, और ये जो है एंगल R हो जाएगा। ये होगा आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अवतल दर्पण का हम नाम दे देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं M और इसका देते हैं M'। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि M' एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसमें ये भी प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई परावर्तित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई क्या होती है, बोलो, परावर्तित होती है, होती है, होती है, होती है। तो परावर्तन के नियमानुसार ये सब लैंग्वेज है, ये आप अपने मन से बढ़ा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, भाषा है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार अब यहाँ पे जो एंगल I होगा, तो एंगल I ये जो है, यही ना है एंगल I, इस एंगल I को हम लिख सकते हैं A, B और C। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ABC बराबर में एंगल I, एंगल I ऐसे लिख देते हैं। और ये हो जाएगा CBF, और वो जो हैगा वो होगा आपका एंगल R। ठीक है, तो एकांतर कोण से आपको पता है कि ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो समानांतर कोण के हिसाब से ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, है कि नहीं। तो एकांतर कोण से हम लिख देते हैं कि एंगल जो होगा, एंगल ABC वो होगा इसके बराबर एंगल BCF के, एंगल BCF के, यानी एंगल I जो होगा वो बराबर होगा आपके एंगल I के। तो I ही है ना, एकांतर कोण से। ठीक है, ठीक है, तो एकांतर कोण हाँ ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आई।
मतलब वो तो फिगर में दिखाए थे ना, यहाँ पे ये बता दिए कि एंगल आई बराबर हो गया एंगल आई। अब परावर्तन के नियम से हमको पता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे एंगल आई जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, आर के। इसको बना देंगे समीकरण। अब देखिए, अब डायरेक्ट त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हमारा क्या होगा, बी सी एफ में ये एंगल आई एंगल आर के बराबर है। समीकरण 1 से यहाँ पे पता है हमको। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और जब ये एंगल सामने के एंगल बराबर हो गए तो सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, यानी सी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ के। अब अगर ये सी एफ बी एफ के बराबर हो गया ना, सी एफ जो है वो बी एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सामने की क्या है, भुजाएं हैं। अब देखिए, अगर बी बिंदु जो है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर बिंदु बी किसके नज़दीक हो, पी के नज़दीक हो, तो ये जो बी एफ है वो बराबर हो जाएगा किसके, बोलिए, पी एफ के होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर बिंदु P यहाँ पे पहुँच जाए तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों तो बराबर हो जाएगा, है ना। यानी बी एफ बराबर हो गया पी एफ के, ये बी एफ बराबर हो गया पी एफ के। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इस बी एफ के जगह पे हम डाल देते हैं क्या, सी एफ। क्या लिख लेते हैं, सी एफ बराबर हो गया क्या, पी एफ। ठीक है, अब दोनों तरफ पी एफ को जोड़ देते हैं, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, जब दोनों तरफ पी एफ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस में पी एफ, और हो जाएगा पी एफ प्लस में पी एफ। तो सी एफ और पी एफ जुटेगा तो पी सी, और ये जुटेगा तो 2 पी एफ। पी सी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और पी एफ को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो अलग है, उतारिए इसको। हाँ, दूसरा है उत्तल दर्पण में, यानी इनकॉन्वेक्स मिरर। हो गया, समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक देखो इसमें फिगर अगर समझ जाओगे ना तो इसमें कुछ नहीं, बस ट्रायंगल को लेके ही बनाना है, ट्रायंगल को लिखना है बस। उसके बाद दो साइड बराबर, दोनों तरफ पी एफ जोड़ दिए, हो गया, प्रूफ हो गया। फिगर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें फिगर बना दिए, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बना दिए, और यहाँ पे बना दिए एक प्रधान अक्ष। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तब यहाँ पे देखो, हम तो बता रहे हैं ना, बढ़ाने के लिए भाषा बहुत लिख सकते हो। ये हो गया फोकस दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं, फोकस दूरी। और यहाँ से लेके और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी का आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, हो गया नियार। ठीक है, प्रकाश की किरण को यदि हम भेजते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, तो यह आया दर्पण से टकराया, ठीक है, और कहाँ से चला जाएगा, मुख्य फोकस। हमको पता है कि प्रकाश, कोई भी प्रकाश किरण यदि प्रधान अक्ष के समानांतर आए तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे भेज देते हैं। ये परावर्तन हो गया प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन। तो इस पे हम क्या डालेंगे, लंब, लंब डालेंगे ना, तो ये लंब सीधे इधर भी आएगा, जो कि हमारा वक्रता त्रिज्या होगा इस बिंदु पे। इतना आया समझ में। तो जब लंब डालेंगे तो ये होगा आपका आपतन कोण, आती हुई किरण, और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। इस बिंदु का नाम ये हो गया ए, और ये हो गया बी। बाकी सब तो बिंदु ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से देखना है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से, या ये फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो वो चीज़ देखिए, यहाँ पे इस लाइन को और ये लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस हिसाब से जब ये एंगल आर है तो ये भी क्या होगा, एंगल आर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यदि दो लाइन एक दूसरे के समानांतर हो, उनके बीच कोई तिर्यक रेखा हो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो हमको तो ये चीज़ पता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से।
हाँ ये सब जो है इधर भी कोण होता है चार चार गो, ये सब 9th क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये जो एंगल अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है और ये 7 और ये 8, तो संगत कोण से ये जो एंगल 1 है वो बराबर होता है 5 के, 2 बराबर होता है 6 के, 3 बराबर होता है 7। मतलब इस एंगल को यहाँ पे लेके जानते हैं हम लोग, और जो जिसके पास पहुंचेगा तो संगत कोण से वो इसके बराबर हो जाएगा। संगत का मतलब उसके साथ वाला। तो अगर इसको उठा के इस पर रखिएगा तो 1 5 के पास पहुंच जाएगा, यानी 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, 4 8। तो संगत कोण से ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है, समानांतर है। जैसे ये लाइन इस लाइन के समानांतर है, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे 1 है, वहां पे ये एंगल है I, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पे 5 है वो एंगल है यहाँ पे ये एंगल C। तो इस हिसाब से ये संगत कोण से एंगल I, ये एंगल I के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना है फिगर में समझ में। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज यदि बढ़ाना चाहते तो और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि M डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसमें वक्रता त्रिज्या जिसमें मुख्य फोकस है F, वक्रता केंद्र C है कि नहीं। इसमें भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई परावर्तित होती है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I एंगल R के बराबर हो जाता है। तो छोटा लिखते हैं, हम लिखते हैं कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसमें AB प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई, इसको समझिएगा, बोर्ड पे प्रूफ करना पड़ेगा इसको, इसलिए ध्यान समझिएगा। समांतर आती हुई क्या होती है, परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। तो परावर्तन के नियम अनुसार, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या पता है हमको, बोलो, एंगल I बराबर एंगल R बराबर होगा। और इस एंगल I एंगल R, ठीक है, ये एंगल I एंगल R। अब ये जो एंगल I होगा ये वो एंगल C के क्या होगा, बराबर होगा। उसका नाम यदि लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, BCF। तो पहले इसको लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इस एंगल का नाम, यहाँ पे किरण का नाम भी देना पड़ेगा, AB हो गया, C है ये है, इधर लिख देते हैं D और इधर लिख देते हैं E, तभी तो एंगल लिखना पड़ेगा। तो ये एंगल हम लिख सकते हैं DBE, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल DBE, जिसको हम लोग यहाँ पे एंगल I कह रहे हैं, है ना, एंगल R, एंगल R कह रहे हैं, DBE को एंगल R यहाँ पे दिखाया गया है, वो जो होगा वो बराबर होगा किसके, FBC के। यहाँ पे लिख, हाँ, FBC के, जिसको यहाँ पे एंगल R लिखा गया है शीर्षाभिमुख कोण से। तो पहले ही ऊपर लिख लेते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब संगत कोण से, संगत कोण से क्या होगा, ABD बराबर होगा BCF के, यानी एंगल ABD बराबर हो जाएगा एंगल BCF के। ये बराबर हो गया ना। इसको 1 बना देते हैं और इसको 2। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से इस प्रकार से अब ये जो एंगल होगा ये भी इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि वो एंगल R है, इस एंगल का क्या नाम दिया गया है, CBF, ठीक है। तो यहाँ पे जो CBF होगा, CBF वो बराबर होगा किसके, BCF के। अरे समझ में, ये BCF, ठीक है ना, ये बराबर होगा किसके, CBF के। इसी को FBC लिखा गया है, CBF चाहे BCF।
क्योंकि एंगल आर जो है वो एंगल आई के क्या है, तो हाई दोनों एंगल आर है और हाई दोनों एंगल आई है, तो इन दोनों को आपस में क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं। ठीक है, सी बी एफ एंगल बी सी एफ। अब ट्रेंगल लेंगे हम कौन सा, बी सी एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो जो है कोण आमने सामने के वो आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे बी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के। बी एफ बराबर हो गया सी एफ के। ठीक है, तो अगर अब फिर लिखेंगे अगर बिंदु बी कहाँ पे हो, पी के नजदीक हो। कहाँ पे हो, नीचे देखिए, पी के नजदीक हो। तो अब जो बी एफ होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, है ना। बी एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, पी एफ के। तो इस बी एफ के जगह तो हम सी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो बी एफ के जगह फिर ला देते हैं यहाँ पे सी एफ बराबर पी एफ, और फिर दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़ने पर, तो जब दोनों तरफ पी एफ जोड़ देंगे तो इधर भी हो जाएगा सी एफ प्लस में पी एफ, और इधर जो है पी एफ प्लस में पी एफ। सी एफ और पी एफ जुटेगा तो बनेगा पी सी, और ये बनेगा 2pf। तो 2pf, pf की दूरी क्या है यहाँ पे, f है ना, और pc की जो दूरी है यहाँ पे क्या है, तो r बराबर 2f। ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। लंबा है थोड़ा सा, क्योंकि इधर थोड़ा एंगल के बारे में ज़्यादा लिख दिए हैं, तो आप मतलब एक दो को हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, यही ना। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, परावर्तन के नियम से हमको पता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो ये तो ठीक है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, अब शीर्षाभिमुख कोण से अभी आपको बताएं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे ये रेखा इस रेखा को एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए उस एंगल को लिखे हम डी बी ई, और नीचे वाले एंगल को लिखे हैं क्या, सी बी एफ या एफ बी सी, जो कि दोनों का एंगल आर है। एंगल आर आप नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ये और ये आपस में बराबर है, और ये हैं दोनों एंगल आर, ये भी एंगल आर है, ये भी एंगल आर है, ये है एंगल आई और एंगल आर। इस हिसाब से एंगल आई संगत कोण, उसके बाद है ना संगत कोण से। अब फिर यहाँ पे संगत कोण का यूज किया गया है, शीर्षाभिमुख कोण से ये और ये बराबर हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको ये सबसे पहले ये दिखाना पड़ता है कि इसमें कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी ये नियम लगाइएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो एंगल तो बराबर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये एंगल इस एंगल के को बराबर हो गया, और ये जो दूसरा एंगल है वो इसके बराबर कर दिए संगत कोण से। ठीक है, अब इसको मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा दें हम, ऐसे इस लाइन को और बढ़ा दें, है कि नहीं। तो ये तो इसी प्रकार से ना हो गया, ऐसे अगर ये कोई रेखा काट रही है तो इसका संगत कोण ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल है इस प्रकार से, और इसको लेके जाइएगा यहाँ पे, तो ये वाला अपने आप एंगल इसके पास जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या हो गया, आई हो गया। ये और ये एंगल आपस में क्या होगा, तो इसका नाम क्या दिए हैं हम, ए बी डी। इस एंगल, ये एंगल आई है तो इसका नाम दे दिए ए बी डी, और ये भी एंगल आई है तो इसका नाम दे दिए बी सी एफ। तो संगत कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो, यही तो समझ लेते हैं। कोई दिक्कत और किसी को डाउट है, बोलिए विशाल। चलिए अगला टॉपिक बनाइए, दर्पण सूत्र। ठीक है भाई, तो मैथ कर दीजिए, अभी तो पढ़ो, तो अभी चैप्टर खत्म होगा। नहीं लेंगे, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो कैसे टेस्ट ले लेंगे। चैप्टर खत्म होगा, डाउट क्लास चलेगा, तब बुध बीएफए के इधर चैप्टर नहीं खत्म होने वाला है।
हाँ, आज शुक्रवार है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब संडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे तक। हाँ चलिए, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला लिख लिए हैं, जल्दी टॉपिक डालिए। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला लिखिए। वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध बताता है कि नहीं। उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं, अर्थात दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप लोग उस दिन पूछ भी रहे थे कि सर वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को, फोकस दूरी को, है कि नहीं। तो इसमें देखिए सारा चीज़ लिख दिया गया है। यहाँ पे यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ f जो है वो आपका हो गया फोकस दूरी, v जो है वो हो गया प्रतिबिंब दूरी, और u जो है वो हो गया वस्तु दूरी। तो ये जो रिलेशन होता है इन तीनों के बीच, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। जल्दी से नोट कीजिए, तो कुछ में थोड़ा सा और चीज़ इसमें बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे फोकस दूरी का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। r/2 अभी पढ़ाएं आप लोगों को। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुनी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक फोकस दूरी का फॉर्मूला हमको पता है, f इज इक्वल टू r/2 होता है। अब इसी सूत्र को यहाँ पे लेते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यदि इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, v इंटू यू। चलिए v से v को भाग दे देते हैं तो बचेगा u, और इधर क्या करते हैं, u को u से भाग देते हैं तो बचेगा v। तो इसको पलटते हैं तब ना फोकस दूरी बचेगा, पलटेंगे तो नीचे एक आ जाएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं। जब ये पलटिएगा तो ये भी पलटना पड़ेगा, यानी वी यू बटा में यू प्लस भी। तो देखिए फोकस दूरी का एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं फोकस दूरी के बाद, अब निकालते हैं हम प्रतिबिंब दूरी का फॉर्मूला। किसका, प्रतिबिंब दूरी का। तो प्रतिबिंब दूरी का फॉर्मूला निकालने के लिए 1/u को इधर कर लीजिए, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस में 1/u। तो 1/v इक्वल टू, फिर इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो u इंटू में f, ये f से f कटेगा, बचेगा क्या, u, माइनस u से u कटेगा, क्या बचेगा, f। पलटेंगे तो v इज इक्वल टू u f बटा में u माइनस f। ये निकल गया आपका किसका फॉर्मूला, v का। अब किसका फॉर्मूला, u का। किसका, तो u का निकालने के लिए अब v को उधर कर लीजिए, तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v। फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू एफ, एफ से एफ कटेगा v, माइनस v से v कटेगा f। जब भी f लिखिएगा स्मॉल लिखिएगा, कैपिटल नहीं, कैपिटल मुख्य फोकस होता है। तो 1/u को अब पलटेंगे तो ये बचेगा u, इसको भी पलटना पड़ेगा, तो vf और बटा में v माइनस f। ये सब फॉर्मूला है जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम बता दें। ये तो एक फार्मूला आपका वो हो गया, ठीक है। ये सब भी फार्मूला होता है, इसको भी लिखते हैं, इसको भी गोल कर देते हैं, ये भी फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। हाँ उतार लीजिए, ये भी उतार लीजिए उसमें।
कल हम लोग दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे अवतल में और उत्तल में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।